ओके, तो ऑर्थोपेडिक डिजीज सीरीज़ में अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है काइफोसिस। सो काइफोसिस एक तरह का ऑर्थोपेडिक डिसऑर्डर है, एक तरह का ऑर्थोपेडिक डिफॉर्मिटी है जो कि स्पाइन के अंदर देखी जाती है। स्पाइन यानी कि हमारा जो वर्टिब्रल कॉलम है वो अपने नॉर्मल शेप से डिस्टर्ब होकर आगे की तरफ फॉरवर्ड की तरफ बेंड हो जाता है, तो उस डिजीज़ को हम कहते हैं काइफोसिस। और जो काइफोसिस जो है वो एक तरीके के ऑर्थोपेडिक डिफॉर्मिटी है। इसके पहले जो मैंने ऑर्थोपेडिक डिफॉर्मिटी को कवर किया था अपने लेक्चर में, यूट्यूब प्लेलिस्ट में भी वो अवेलेबल है, वो था स्कॉलियोसिस, जिसमें क्या था कि उसमें जो स्पाइन का कर्वेचर होता है वो एस शेप्ड में हो जाता है। ठीक उसी तरीके की ये भी एक डिफॉर्मिटी है जिसे हम कहते हैं काइफोसिस। इसमें क्या होता है, जो स्पाइन का नॉर्मल कर्वेचर होता है वो हट के राउंड शेप में हो जाता है, मीन्स देयर इज़ अ राउंडिंग ऑफ अपर बैक, जो कि मैं इस पर्टिकुलर वीडियो में आगे इसको डिस्कस करूँगी। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो एंड लेट्स स्टार्ट विद द डेफिनेशन। सो व्हाट इज़ काइफोसिस? सो काइफोसिस इज़ स्पाइनल डिसऑर्डर। ओके, एक तरह का स्पाइनल डिसऑर्डर है, एक तरीके की स्पाइनल डिफॉर्मिटी है। काइफोसिस इज़ अ स्पाइनल डिसऑर्डर और डिफॉर्मिटी इन विच देयर इज़ एन एक्सेसिव मतलब बहुत ज़्यादा आउटवर्ड कर्व ऑफ द स्पाइन। मतलब इसमें क्या होगा, एक्सेसिव मतलब होता है बहुत ज़्यादा, आउटवर्ड कर्व मतलब जो नॉर्मल स्पाइन का कर्व होगा वो आउटवर्ड मीन्स बाहर की तरफ निकल जाएगा। ओके, जिसे हम हिंदी में कुबड़ भी कहते हैं। रिजल्ट्स इन एन एब नॉर्मल राउंडिंग ऑफ द अपर बैक। ओके, तो इसमें क्या होगा, एब नॉर्मल राउंडिंग ऑफ द अपर बैक। भी जो अपर बैक होगी, अगर कोई पर्सन ऐसे स्ट्रेट खड़ा है तो उसकी जो अपर बैक होगी वो स्ट्रेट होगी। बट इन द केस ऑफ काइफोसिस देयर इज़ अ राउंडिंग, ये झुक जाएगा। इस केस में, काइफोसिस के केस में, यही जो अपर बैक होगा वो इस तरीके से झुक जाएगा। ओके, सो द कंडीशन इज़ समटाइम्स कॉल्ड राउंड बैक। तो इस कंडीशन को हम कभी कभी राउंड बैक भी कहते हैं। अदरवाइज इन सीवियर केस इट इज़ कॉल्ड हंक बैक। ओके, सो ये सारे जो थे वो थे इसके डेफिनेशन ऑफ काइफोसिस। अब जान लेते हैं इसके एटियोलॉजी के बारे में। सो इटियोलॉजी, इसमें बहुत सारे इसके कारण जो है वो पाए गए हैं। सो फर्स्ट वन इज़ एजिंग, स्पेशली इफ़ यू हैव अ पुअर पॉस्चर। तो सबसे पहला जो इसका कारण है वो है एज, मतलब जैसे जैसे एज किसी का बढ़ता है वैसे वैसे उसका जो पॉस्चर होता है वो पुअर होता है ड्यू टू मसल वीकनेस। तो इन द केस ऑफ काइफोसिस द कॉज इज़ एजिंग, मतलब बहुत ज़्यादा एज बढ़ने पर अगर पुअर पॉस्चर होगा तो वो एक तरीके का कॉज है काइफोसिस को कॉज करने का। ओके, उसके अलावा मसल वीकनेस इन द अपर बैक। तो जाहिर सी बात है, अगर अपर बैक की जो मसल्स होंगी वो वीक पड़ेंगी तो जो स्पाइनल मसल होगा वो भी वीक होगा, जिसकी वजह से जो स्पाइनल का कर्वेचर होगा वो भी आउटवर्ड साइड जो होगा वो डेवलप होने लगेगा। उसके अलावा अर्थराइटिस और अदर बोन डिजनरेटिव डिजीज़। ओके, अर्थराइटिस या तो अदर बोन डिजनरेटिव डिजीज़। उसके अलावा ऑस्टियोपोरोसिस की वजह से भी हो सकता है। उसके अलावा इंजरी टू द स्पाइन, अगर स्पाइन में किसी भी तरीके की चोट लग जाती है तो उस केस में भी हो सकता है। अदरवाइज स्लिप डिस्क में भी हो सकता है। स्लिप डिस्क मतलब PIBD के केस में भी काइफोसिस देखने को मिल सकता है। स्कॉलियोसिस की वजह से भी हो सकता है। इन्फेक्शन इन द स्पाइन, अगर स्पाइन में किसी भी तरीके की इन्फेक्शन हो रखी है तो उस वजह से भी काइफोसिस हो सकता है। उसके अलावा बर्थ डिफेक्ट सच एज स्पाइना बाइफिडा, कुछ ऐसे बर्थ डिफेक्ट हैं, मतलब कंजेनाइटल डिजीज़ है, बर्थ डिफेक्ट सच एज स्पाइना बाइफिडा एंड मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। सो ये जो कंजेनाइटल बर्थ डिजीज़ है इनके वजह से भी काइफोसिस होने के चांसेस होते हैं। सो ये था इसका कॉज। अब जान लेते हैं इसके रिस्क फैक्टर्स के बारे में कि कौन कौन से ऐसे पीपल्स हैं जो सबसे ज़्यादा रिस्क हैं इस डिज़ीज़ के होने के। सो फर्स्ट वन इज़ पुअर पॉस्चर। मतलब पुअर पॉस्चर का क्या मतलब है कि ऐसे लोग जिनका जो पॉस्चर होता है वो पुअर होता है, मतलब उनका जो पॉस्चर है वो नॉर्मल पॉस्चर से नहीं होके एब नॉर्मल पॉस्चर रहता है, तो उनके बॉडी में ये होने के चांसेस होते हैं। जो लोग बहुत ही ज़्यादा झुक के चलते हैं उनको ये हो सकता है, जो फिट नहीं रहते हैं, ओबीज होते हैं, उनको ये हो सकता है। ओके, डेवलपमेंटल इशू, जैसे कि मैंने बताया कि कंजेनाइटल डिजीज़ में ये होने के चांसेस होते हैं। सो डेवलपमेंटल इशू अगर किसी को है तो उसे ये काइफोसिस हो सकता है। अदरवाइज़ एब नॉर्मल वर्टिब्रल शेप, अगर वर्टिब्रा का शेप एब नॉर्मल है, मीन्स अगर नॉर्मल शेप में नहीं है तो उस केस में भी हो सकता है, या ओल्ड एज के ग्रुप के पीपल्स में हो सकता है। सो ये सारे जो थे वो थे रिस्क फैक्टर्स ऑफ काइफोसिस। अब जान लेते हैं इसके टाइप्स के बारे में। सो फर्स्ट वन इज़ पॉस्चरल काइफोसिस, सेकेंड वन इज़ शर्मान काइफोसिस, थर्ड वन इज़ कंजेनाइटल काइफोसिस, फोर्थ वन इज़ न्यूट्रिशनल एंड पोस्ट ट्रॉमेटिक काइफोसिस। सो पॉस्चरल काइफोसिस कैसे होता है? पॉस्चरल काइफोसिस ड्यू टू
पुअर पॉस्चर, अगर किसी पर्सन का पॉस्चर पुअर है तो उसको पॉस्चरल काइफोसिस हो सकता है। सेकंड वन इज़ शिरमान काइफोसिस, जो कि एक तरह का, जिसे हम जुवेनाइल काइफोसिस भी कहते हैं, जुवेनाइल काइफोसिस भी कहते हैं, जो कि जन्मजात होता है, लाइक जो बच्चों में डेवलप होता है। ओके, उसके अलावा कंजेनाइटल काइफोसिस, जो कि बचपन में ही होता है। उसके अलावा न्यूट्रिशनल काइफोसिस, जो कि न्यूट्रिशन की कमी की वजह से होता है। उसके अलावा पोस्ट ट्रॉमेटिक काइफोसिस, जो कि स्पाइन में चोट लगने की वजह से डेवलप होता है। ओके, किसी भी स्पाइन में चोट लग जाता है तो उसकी वजह से काइफोसिस हो सकता है। सो ये था इसका टाइप्स। अब जान लेते हैं इस डिजीज़ के साइंस एंड सिम्टम्स के बारे में। सो फर्स्ट वन इज़ विजिबल हम्प ऑन द बैक। ओके, ऐसा हम जो कि दिखाई देगा, मीन्स जो आउटवर्ड कर्व होगा वो दिखाई देगा। ओके, स्पाइन स्टिफनेस, स्पाइन में स्टिफनेस आएगी। राउंडेड शोल्डर, शोल्डर जो होगा वो राउंड हो जाएगा। फैटिगनेस, थकावट होगी। माइल्ड बैक पेन होगा, बहुत ही रेयर बैक पेन होगा, बहुत ही कम होगा। टाइट हैमस्ट्रिंग मसल्स, जो हैम्स मसल्स होंगी वो टाइट हो जाएंगी। नंबनेस, वीकनेस और टिंगलिंग इन द लेग्स, मतलब पैरों में झंझनाहट रहेगी, वीकनेस रहेगी। ओके, गुदगुदी रहेगी। लॉस ऑफ सेंसेशन रहेगा, सेंसेशन लॉस हो चुका होगा। एंड ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी। ओके, सो ये सारे जो थे वो थे साइन एंड सिम्टम्स ऑफ काइफोसिस। अब जान लेते हैं इस डिजीज़ के डायग्नोसिस के बारे में। सो फर्स्ट वन इज़ रेडियोलॉजिकल फाइंडिंग, जिसमें हम एक्सरे कराते हैं स्पाइन का, एमआरआई कराते हैं, एज वेल एज सीटी स्कैन ऑफ थोरेसिक स्पाइन कराते हैं। उसके अलावा न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन कराते हैं, अल्ट्रासाउंड ऑफ इंटरवर्टिब्रल डिस्क कराते हैं, साथ ही साथ एंजियोग्राफी कराते हैं। उसके बाद हम लोग फिज़िकल टेस्ट कराते हैं, जिसमें हम एडम्स फॉरवर्ड बेंड टेस्ट कराते हैं, जिसके थ्रू हमें क्लियर हो जाता है कि पर्सन को काइफोसिस है। तो अब जान लेते हैं इसके ट्रीटमेंट के बारे में। सो इन मेडिकल मैनेजमेंट हम NSAID देंगे, लाइक नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स देंगे, एडविल एंड आइबुप्रोफेन एंड नेप्रोक्सेन, पेन एंड स्वेलिंग कम करने के लिए। साथ ही साथ कंजर्वेटिव मैनेजमेंट में हम ब्रेस की रिकमेंडेशन करते हैं। ब्रेसेस में मिल्वॉकी वेस्ट इज़ वेरी कॉमन, एज वेल एज सर्जिकल मैनेजमेंट में काइफोप्लास्टी एक तरीके की सर्जरी होती है, जो कि हम पर्सन को रिकमेंड करते हैं। सो ये था काइफोसिस का लेक्चर, एंड आई होप सो कि आप लोगों को ये क्लियर हुआ होगा। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।